रायपुर से खबर आ रही है, जहां महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया है पीएम को भी बैठा देंगे तो नहीं रहेगी वार्डों की समस्या। ये कहना है एजाज ढेबर का। पानी, साफ सफाई और लाइट की समस्या लगातार रहेगी, तो पीएम को भी बैठा देंगे तो भी रहेगी वार्डों की समस्या। ये कहना है महापौर एजाज ढेबर का, जिस पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। नगर निगम की समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। एजाज ढेबर ने यह भी बयान दिया है। कि ये और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को ही बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो देखिए, अब एजाज ढेबर के बयान पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर से इस्तीफे की मांग की है। जिम्मेदारी से ना भागे एजाज ढेबर, यह भी कहना अरुण साव का। उनका बयान बताता है कि 5 साल जनता के साथ कैसे अन्याय किया। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ये बयान निंदनीय है। एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, मेयर एजाज ढेबर के बयान पर लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म हो रही है। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी एजाज ढेबर को घेरा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने लिखा, देखो महापौर जी, समस्या बनी रहेगी तो आपका क्या काम है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एजाज ढेबर का वो बयान कि डिपार्टमेंट का क्या काम अगर गली मोहल्ले में समस्या नहीं रहेगी, अब इस पर राजनीति भी चरम पर है, लेकिन क्या कहना चाहते थे एजाज ढेबर? बिल्कुल, देखिए, एजाज ढेबर को ये समझना पड़ेगा कि वो बयान किस लिए दे रहे हैं। और जिस प्रकार से जब चुनाव होते हैं तो अब यही महापौर एजाज ढेबर थे जो जनता के बीच में गए थे और जनता के बीच पर वो अपने लिए वोट मांगे थे। और ये जिस समस्या की वो बात कर रहे हैं, इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने वोट मांगा था और महापौर बने थे। अब महापौर बनने के बाद में अब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो सोचने वाली बात है महापौर एजाज ढेबर को भी। और साफ तौर पर अब क्योंकि दिसंबर में निगम चुनाव है तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह का बयान देंगे तो उसका असर भी जो है वो निगम चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन महापौर एजाज ढेबर जो है, पानी की समस्या को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप बैठा दीजिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगम की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर सब समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट का ही काम। तो निश्चित तौर पर यह उल जुलूल बयान की श्रेणी में ही आता है और जिसको लेकर अब भाजपा भी इस पर हमलावर है। भाजपा के डिप्टी सीएम जो है वो अरुण साव, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर वो समस्या दूर नहीं कर सकते तो उन्हें पद त्याग देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। वहीं पे भाजपा के मीडिया हेड है जो अमित चिमनानी, उनका भी यह कहना है कि इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महापौर के रूप में चुना गया था। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बयान आया उससे आम जनमानस जो आहत हुआ ही होगा, क्योंकि पानी की समस्या इन दिनों राजधानी में बहुत है। अधिकांश इलाका दलदल सिवनी का इलाका हो, चाहे भनपुरी का इलाका हो, गोंदवारा का इलाका हो या फिर भाटा गांव का इलाका हो, तमाम जगह पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में समस्या दूर करने के वजह महापौर एजाज ढेबर इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल रोहित, महापौर का ये बयान निंदनीय भारतीय जनता पार्टी बता रही है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, नगर निगम के चुनाव किस आधार पर होते हैं? गली मोहल्ले की समस्या पर, सड़क नाली की समस्या पर, जिसको आप ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो किस आधार पर जनता आपको आगे चुनेगी?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब महापौर का चुनाव होता है और महापौर एक पूरा निगम क्षेत्र, एक पूरा जो क्षेत्र रहता है उसका प्रमुख रहता है, और निगम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में बिजली की समस्या रहती है, पानी की समस्या रहती है और साफ सफाई की समस्या रहती है। और जब चुनाव निगम के होते हैं तो यही सब मुद्दे होते हैं जिन मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव में आती है और इन्हें दूर करने की, खत्म करने की बातें करती हैं। लेकिन अब महापौर को 4.5 साल का वक्त हो गया है, दिसंबर के महीने पे चुनाव हुआ है, और पिछली बार जब चुनाव हुआ तो इन्हीं मुद्दे को लेकर वो भी गए थे कि हम एक बार फिर से आएंगे तो यहां पर सरकार बनेगी तो तमाम सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता तो पिछले 5 सालों पे नहीं दिखा है, और आगे चुनाव है तो क्या कुछ होता है वो देखना होगा। ठीक है रोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव बीतने के बाद प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक और सांसदों ने उड़ीसा और झारखंड में डेरा जमाया हुआ है। वहां पर पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का झारखंड और उड़ीसा में हो रहे चुनावों में लगातार दौरे भी जारी हैं। बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सहित भाजपा पदाधिकारी उड़ीसा और झारखंड में भाजपा की जीत के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। कल जहां सीएम विष्णुदेव साय उड़ीसा दौरे पर थे, तो वहीं आज डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा उड़ीसा दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों की फिर कायराना करतूत देखने को मिली है। शासकीय वाहन में विस्फोट कर दिया, थाना प्रभारी की गाड़ी में विस्फोट किया गया है। विस्फोट पे थाना प्रभारी और आरक्षक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। बीजापुर से बड़ी खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली अपने कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं, और एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी हरकत दिखाई है, शासकीय वाहन में विस्फोट किया है। अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। थाना प्रभारी की गाड़ी में विस्फोट नक्सलियों ने किया, इसकी पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है। लगातार जवान नक्सलियों के खिलाफ शिकंजा कस रहे हैं और इसी से बौखलाए नक्सली अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। संजय ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी दीजिएगा, किसी को नुकसान नहीं होने की जानकारी तो मिल रही है। हम देख रहे हैं नक्सलियों में लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है, और ये वजह यही है कि जवान लगातार इन पर शिकंजा कस रहे हैं। रसिका, आपने ठीक कहा, काफी दिनों बाद नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश की है, मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है। ये एक ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने, और ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ है जब जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले हुए थे। मतलब उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसी वक्त फरसेगढ़ के टीआई अपनी निजी कार में शिफ्ट कार बैठकर बीजापुर जा रहे थे, और नक्सलियों के नेटवर्क को भी समझिए कि निजी कारें बैठ के जा रहे हैं टीआई, इसके बावजूद वहां ब्लास्ट किया गया। तो ये यहाँ नक्सलियों के नेटवर्क को दिखाता है। हालांकि ब्लास्ट का इम्पैक्ट काफी कम था, कार का सामने का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। टीआई और आरक्षक जो कार बैठे हुए थे वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन एक बार फिर से इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। साथ ही ये भी बताया है कि उनका नेटवर्क अब भी मजबूत है। अब भी उन बात की जानकारी होती है कि कब पुलिस के अधिकारी इस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं। और ये वही इलाका है रसिका, पुरानी बुबली, जहाँ 55 जवानों को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था। तो ये इलाका जो है काफी सेंसिटिव रहा है। हालांकि इस इलाके में अब काफी कैंप खुल चुके हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चलते हैं। इसके बावजूद नक्सलियों ने इस घटना को आज अंजाम देकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा दी है। रसिका, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संजय आपका। जनधन योजना के तहत केंद्र सरकार ने हर ग्राम पंचायत में लोगों का खाता खुलवाया है, लेकिन अब यही खाते लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में, जहां जनधन खातों को अपडेट कराने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल बलरामपुर में बैंकों में ग्रामीणों के खातों का केवाईसी और आधार लिंक जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बैंकों में घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। तस्वीर देखिए, लाइन लगाकर ग्रामीण पहुंच रहे हैं, केवाईसी और आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ना मैं 9 बजे के आके खड़ा हूँ,
3 बार चक्कर लगा, मैं बाहर निकल गई। कार का खोलना है तो खोले और नहीं तो बंद करे। बंद हो जाएगी तो हम लोग कहाँ से आएंगे, आवे नहीं करेंगे। आज कम से कम 6 दिन हो गए आते आते। ना पानी का सुविधा है ना पंखा का सुविधा है, मर रहे हैं लाइन बाई लाइन। आधार लिंक करवाने आए हैं, अब यहाँ भीड़ लगा हुआ है, भीड़ खत्म नहीं हो रहा है, हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, ना कोई काम मेरा हो नहीं रहा है। 1200 रुपया मेरा खर्चा हुआ है, 5 बार में 1200 खर्चा हुआ है। अब हम परेशान हैं। तो देखिए, वही लोगों की परेशानी को लेकर अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द टोकन सिस्टम शुरू करेंगे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वहीं कलेक्टर का यह भी कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों की परेशानी कम हो सके। हम लोग पीएनबी के शाखा प्रबंधक रविंदर तिवारी जी से बातचीत हुई है कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तो भीड़ को देखते हुए, भीड़ बैंक की कैपेसिटी 400-500 है और भीड़ ज्यादा आ जा रही है, तो हम लोग ने वो एक फैसला लिया प्रबंधक महोदय के साथ, कल से टोकन सिस्टम शुरू करेंगे। मतलब पब्लिक को ज्यादा खड़ा नहीं रहना पड़े, इंतजार कर, उनका फॉर्म लेके टोकन दे देंगे कि आपका आज हो जाएगा या आपका आज नहीं हो पाएगा तो दूसरे दिन हो जाएगा, ताकि उनको एक बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़े और खड़ा नहीं रहना पड़े। पंजाब नेशनल बैंक में ये जो समस्याएं हैं ये पहले से आई हुई हैं। हमने चुनाव प्रारंभ होने के पहले ब्लॉक स्तर पर कैंप भी लगाया था, बैंक की ओर से लगाया गया था। और अभी पिछले सप्ताह भी हमने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी सम्मत नौबत कराया है कि शीघ्र अमला बढ़ाएं और इसका समर्थन करें। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। यहां एक छात्रा के साथ एक शिक्षक 7वीं क्लास से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। जब यह घिनौना सिलसिला शुरू हुआ तब उस मासूम की उम्र सिर्फ 12 साल थी और अब छात्रा की उम्र 21 साल हो गई है। अब वो गर्भवती है, जिसके बाद छात्रा ने शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ केस दर्ज कराया और बताया कि कैसे एक शिक्षक 7वीं क्लास से उसे डरा धमकाकर छात्रा के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने छात्रा के रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ धारा 376 और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षक के खिलाफ गौरेला थाना में अब कई अपराध भी दर्ज है और शिक्षक फरार बताया जा रहा है। मामले में गौरेला ब्लॉक के बीओ डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला ने भी संज्ञान लेते हुए शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी को सस्पेंड कर दिया है। सूरजपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खस्ता है। जिले में कुल 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ 4 में ही सोनोग्राफी मशीन लगाई गई है, लेकिन उसमें भी डॉक्टर की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं की जांच समय पर नहीं हो पा रही है। महिलाएं जांच और इलाज के लिए पूरे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करती रहती हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत जिले में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोनोग्राफी मशीन लगाई गई है, लेकिन डॉक्टर्स और सुविधाओं की कमी के कारण सुविधाओं का लाभ लेना दूर, उनका उपयोग भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स की कमी के कारण स्वास्थ्य विभाग निजी सोनोग्राफी सेंटर में सोनोग्राफी मशीन चलाने वालों से काम करवा रहा है, लेकिन वे भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इतनी खस्ता हालत भी तब है जब महीने में सिर्फ 2 दिन ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की व्यवस्था की गई है। इस पर सूरजपुर सीएमएचओ का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो जो है 10 बजे से 5 बजे तक रहता है उनका मेनली जो है। और चूँकि जिले से जाते हैं तो हो सकता है मतलब 10-15 मिनट का आगे पीछे होता हो। बाकी ऐसा मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया है कि किसी गर्भवती महिला को सोनोग्राफी को लेकर के कोई परेशानी हुआ हो। हम लोगों के तरफ से और कलेक्टर सर के निर्देश में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं।
तो देखिए, वही बिलासपुर में 6 करोड़ की लागत से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाया जाता है, ये सोचकर कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर उद्यमी बनाया जा सकेगा। सिलाई कढ़ाई के अलावा अन्य तरह के प्रशिक्षण दिलाए जाएंगे। लेकिन जब विस्तार न्यूज की टीम बिलासपुर के गनियारी और नागोई में बने मल्टी यूटिलिटी सेंटर का जायजा लेने पहुंची तो तस्वीरें इन तमाम दावों से परे ही नजर आती हैं। महिलाओं को समय पर उनके काम का भुगतान नहीं किया जा रहा। दोनों ही जगह लगभग 200 महिलाएं प्रशिक्षण के बाद कपड़ा तैयार करने का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें या कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विस्तार न्यूज के कैमरे पर महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई और कहा कि प्रबंधन समय पर उन्हें वेतन भुगतान नहीं कर रहा है। तो तस्वीरें देखिए, वादे और दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लेकिन महिलाओं ने विस्तार न्यूज से अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से समय पर उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। 6 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया था और कोशिश यही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। राजधानी रायपुर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। वही तस्कर भी तस्करी के नए नए रास्ते खोज रहे हैं। नशीले सामग्रियों की तस्करी का आसान जरिया बन चुका है। रेलवे तस्कर बेखौफ होकर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अवैध गांजा, शराब, टैबलेट, ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन का शिकंजा कसते जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नशा, कारोबार पर नकेल, तस्करी के रास्तों पर निगरानी, एक्शन में पुलिस प्रशासन। छत्तीसगढ़ के नशे के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर भी नकेल कसी जा रही है। प्रशासन आए दिन ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी कर रहा है। इसी क्रम में रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने शहर में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले 5 तस्करों का खुलासा किया है। इसमें एक युवती समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचे थे, यहाँ सप्लाई कर रहे थे। इसमें एक आरक्षक का नाम भी सामने आया है। हालांकि इसकी संलिप्तता की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली में नाइजीरियन से कोकीन लेकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते थे। फिर जब महेश से हम लोगों ने आगे पूछताछ करना चालू किया तो इसने बताया ये आज से करीबन 5 साल पहले रायपुर में केटरिंग का काम करने के लिए आया था। रायपुर में रहते हुए इन लोगों से इनका संपर्क हुआ और संपर्क के दौरान ये महेश जो है यहाँ पर अलग अलग होटलों में जो केटरिंग सर्विस होती है उसमें वेटर सप्लाई का काम करता था। इसका यहाँ पर काम कुछ दिन चला, उसके बाद ये दिल्ली चला गया। दिल्ली में इसने एक साकेत में एक होटल किराए में लिया। फिलहाल ये दिल्ली में रह के दिल्ली में कुछ लोगों से, कुछ नाइजीरियंस से ये ड्रग्स को प्राप्त करता है और उसको अपने पुराने कॉन्टेक्ट ये आयुष अग्रवाल आदि के माध्यम से सप्लाई करता है। वहीं प्रशासन के एक्शन को देखकर गांजा तस्कर भी सतर्क हो चुके हैं। सड़क मार्ग में पुलिस की चौकसी देख अब रेल मार्ग को आसान समझने लगे हैं और बेखौफ होकर प्रदेश भर में अलग अलग राज्यों से गांजा लेकर राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। जिसके बाद रेलवे पुलिस ने भी अपनी दबिश बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बीते 4 महीने में करीब 20 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है। दिल्ली से महेश एक किसी अनजान व्यक्ति को एक पार्सल देकर भेज देता है। वो रायपुर रेलवे स्टेशन में आके उतरता है। यहाँ जाके आयुष उससे मिलता है और वहाँ से आयुष वो माल लेकर अपने एजेंट लोगों को दे देता है। आयुष का अभी ये कहना है कि मैं ज़्यादा दिन मेरे को इसमें आए हुए नहीं हुआ है, परंतु इसमें हमको ये तथ्य सही नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसके और कॉल डिटेल वगैरह की, इसकी पास्ट हिस्ट्री, इसके ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सबका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमको ये मालूम चला है कि ये फ्रीक्वेंट कई बार दिल्ली गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के एंट्री से लेकर एग्जिट तक चारों ओर कैमरे से लैस है। वहीं ये शातिर तस्कर भी रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हालात भांपने के लिए बैग दूर रखकर निगरानी करते हैं।
और समय मिलते ही यह तस्कर रेलवे स्टेशन से बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं मुखबिरों की सूचना पर रेलवे पुलिस ने 4 महीने में कई बड़ी कार्रवाई भी की है, जिसमें 250 किलो गांजा जब्त किया गया है। वहीं 52 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 550 वायर इंजेक्शन और 1439 नग नशीले कैप्सूल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जीआरपी प्रभारी SL राजपूत ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार टीम बनाकर सर्चिंग करते रहते हैं और जो संदिग्ध लगता है उसकी जांच की जाती है। गांजा तस्कर उड़ीसा से लगातार ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और दीगर प्लांट में तथा छत्तीसगढ़ में गांजा की सप्लाई कर रहे हैं। उनके ऊपर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निगाह रखी जाकर के कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्ष 2024 में 18 मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 3 क्विंटल गांजा 60 लाख रुपए का जब्त किए गए। उसमें गांजा 18 मामले में 16 मामले गांजा का है और 1 मामले में नशीली सिरप है, इंजेक्शन, और 1 नशीली टैबलेट के मामले। नहीं, ये एक्चुअली में भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाते हैं। जनरल बोगी में लगभग भीड़ रहती है, उसका या AC बोगी को सेफ समझ के, मगर फिर भी पुलिस लगातार चेकिंग करके इनको पकड़ रहे हैं। सड़क मार्ग से भी आ रहे हैं, उसको भी पकड़ा जा रहा है। प्रदेश भर में नशा के सौदागर लगातार फल फूल रहे हैं। बड़े महानगरों से लेकर गांव के कस्बों तक नशे का काला कारोबार आम बच्चों को, आम व्यक्तियों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। इसके अलावा रेलवे एक बड़ा माध्यम बन चुका है नशा की तस्करी करने के लिए। बड़े महानगरों से ये नशे की सामग्री रेलवे के माध्यम से राज्य में लेके आते हैं और राज्य में लाने के बाद में तमाम होटल, क्लब, बार्स में इसे खपाया जाता है। आखिर सवाल यही है कि कब इस पर लगाम लग पाएगा और आम यात्री तस्करों के साथ में कब यात्रा करना बंद करेंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। अब अगली खबर मुंगेली से है, जहां PDS का राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है और अपनी परेशानी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है सोसाइटी संचालक ने ग्रामीणों को PDS का राशन नहीं बांटा, जिसके चलते ग्रामीणों ने ADM निष्ठा पांडे को ज्ञापन सौंपकर राशन बांटने की मांग की है। साथ ही वितरण प्रणाली संचालक के ऊपर कार्रवाई की मांग भी की है। उसको 1 माह का चावल दिया गया है और 1 माह का चावल नहीं दिया गया है। हम बार बार 1 हफ्ता से वहाँ जा रहे हैं सूरजपुरा, और वो बोलता है कि चावल नहीं है। चावल नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से ला कर दूँ? आप जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ भी जा सकते हो। कलेक्टर के पास जाना चाहते तो जाओ, जहाँ भी शिकायत करना है वहाँ जाकर कर सकते हो। हम यही परेशानी लेकर आए थे अभी कलेक्टर साहब के पास, और हमको अपर कलेक्टर के पास, और हमको पावती दिया गया है कि आपको आधा घंटा में फूड इंस्पेक्टर लोरमी विभाग से आने वाला है आपके ग्राम में। आप जाकर अपना वहाँ जो कुछ भी है उसको समस्या को समाधान कर दिया जाएगा, ऐसे कहकर बोला गया है। SDM निष्ठा पांडे ने भी ग्रामीणों की तकलीफ को समझा और फूड इंस्पेक्टर को सूचना देने की बात कही है और कहा है कि राशन वितरण केंद्र पहुंचकर जांच की जाएगी, अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम पंचायत सुरजापुर की उचित मूल्य की दुकान के संचालक के संबंध में कुछ ग्रामवासी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि राशन का वितरण प्रॉपर नहीं हो रहा है। इस संबंध में फूड ऑफिसर को जांच के लिए दिया गया है। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।